जी सर, क्या बताना चाहेंगे? दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी कड़ी धूप में आप मिलने आए। आपके दर्शकों का, सुनने वालों का, सबको बहुत नमस्ते, राम राम और थैंक यू। मेरा नाम योगेन शाह है। मैं बड़ौदा से एक टीचर हूँ। पिछले 20 साल से पढ़ाता हूँ। आदिवासी एरियाज़ में जाके बच्चों को पढ़ाता हूँ। जो लोग IIM में जाना चाहते हैं उनको पढ़ाता हूँ, और छोटा मोटा मेरा सॉफ्टवेयर वगैरह का भी काम है। 2002 में मुझे एक दर्द होना शुरू हुआ कमर में, और फिर आगे चलते वो मेरा चलना बहुत मुश्किल हो गया। मेरा उठना बैठना तकरीबन असंभव हो गया था। 6-7 साल मैंने इलाज करवाया लंदन में, और फिर मैं जब इंडिया आया तो भी इलाज चालू रहा। हर 2-3 महीने में मैं अस्पताल में दाखिल होता था। दवाइयाँ चालू थी, उसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी थी। ब्लड टेस्ट, एक्सरे, MRI खर्चे सब चलते ही रहते थे। किस चीज़ की? मुझे एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी है, जिसमें एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है या कई तरह के ऑटो इम्यून डिजीजेज होते हैं, जिसमें मेरे बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, इन दोनों के बीच में एक जंग लगी हुई है, और उसके कारण मेरी जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पे एक एक हड्डी में सूजन आती है, और धीरे धीरे शरीर और हाथ वगैरह ऐसे पूरे झुक जाते हैं और फिर कभी सीधे नहीं हो पाते। काफ़ी नुकसान हो भी चुका है शरीर का, और तो भी मैं इलाज करवाता रहा डॉक्टरों ने जैसे कहा, और कभी बैसाखिया लेके चलता था। सच बताऊं तो कई बार सुबह उठकर बिस्तर से बाथरूम तक जाने में 1.25 घंटा लगता था। पतलून खराब हो जाती थी कई बार, और दिमाग खराब रहता था हमेशा, क्योंकि कभी भी दर्द होना शुरू हो सकता है। अगर पिक्चर देखने चले गए तो बैठे आराम से पिक्चर देख रहे, इंटरवल में खड़े होने गए तो पता चला कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा। और गुस्सा भी काफ़ी आता था, खाया नहीं जाता था, खाने के बाद बहुत दर्द करता था कमर में। 2 बार ऐसा हुआ कि मेरी सांस रुक गई, क्योंकि मैं सांस जैसे ही लेता तो पीछे बहुत दर्द होता था, इसलिए छाती में इंजेक्शन लेने पड़े ताकि मैं वापस सांस ले सकूं। बहुत तकलीफ़ें थी। एनीवे, फिर वो 12 साल 13 साल तक सब चलता रहा। फिर 4-5 साल पहले मैंने सोचा कि मैं नहीं मानता कि भगवान ने मुझे ये जन्म और ये शरीर सिर्फ दुखी होने के लिए दिया है। इसलिए मैंने अपनी बीमारी के बारे में, शरीर के बारे में, ये जो कर्म का सिद्धांत है कि मैंने ऐसा क्या किया है या मैंने ऐसा क्या नहीं किया है जिसके कारण मुझे इतना दर्द उठाना पड़ रहा है कि खुशी का कोई नाम ही नहीं है। और डिज़ीज़ के बारे में भी मैंने काफ़ी पढ़ना चालू किया, और फिर मुझे समझ में आया कि हम जो खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ठंडा पीते हैं, आइसक्रीम वगैरह, शुगर, उन सब में प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, शुगर होता है, अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स, प्रेजर्वेटिव्स, कलरिंग एजेंट्स, स्टेबलाइजिंग एजेंट्स, हर तरह का होता है। तो फिर धीरे धीरे मैंने जो भी चीज़ प्लास्टिक के पैकेट में, कागज़ के पैकेट में, कांच की बोतल में आता है, वो सब खाना धीरे धीरे बंद कर दिया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रहा हूँ, उसके बदले मुझे साइकिल में चलना चाहिए। इसलिए 12 लाख रुपए की गाड़ी को मैंने अच्छे से घर में पार्क कर दिया, और मैं साइकिल लेके हर जगह ऑफिस वगैरह जाने लगा। पिछले 8 महीने में मेरी गाड़ी 80 किलोमीटर भी नहीं चली। मतलब मैं समझता गया, मैं बिस्तर के बदले ज़मीन पे सोने लगा, क्योंकि मुझे उसका साइंस समझ में आया कि हम जितना ऊपर सोते हैं उतना शरीर का खुद को संतुलन उसका ख़राब हो जाता है, और जितना हम ज़मीन पे सोते हैं उतना संतुलन अच्छा होता है। और फिर पता चला उसे शवासन कहते हैं। सो योग करता गया, प्राणायाम करता गया, अपना खान पान सुधारता गया। और फिर जैसे ही ये कोरोना शुरू हुआ तो मैंने पूरे कोरोना में, मेरे घर के पीछे ही रेलवे स्टेशन पे काफ़ी लोग रास्ते पे रहने लगे, तो उनके बच्चों को मैंने हर रोज़ केले खिलाए वगैरह। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि पिछले 4-5 सालों में मैंने अपनी जीवन शैली को पूरा जो कहते हैं कि 180 डिग्रीज पूरा मैंने घुमा दिया, उसको पूरा यू टर्न ले दिया। खाना पीना बहुत सादा कर दिया, बहुत पसीना बहाने लगा, और छोटी मोटी सेवा करने लगा। बंदरों को केले, बच्चों को केला, पंछियों को दाना, कुछ भी जो भी मेरे से जब भी हो सके रोज थोड़ा बहुत मैं दया सेवा काम करने लगा। आपके परिवार में कौन कौन? परिवार में माता पिता है, बहन बहनोई है, 2 भांजियाँ है, बीवी है, बच्चे हैं। परिवार तो पूरा है, और सबको बीमारियां है। मेरे दादा दादी को पार्किंसंस की बीमारी थी। काफ़ी सालों तक दवाइयाँ लेने से उनके दवाइयों के कारण पेट में और मुंह में छाले पड़ गए, और जिनसे उनकी मृत्यु हुई। और मैंने देखा है कि मम्मी भी है, पिताजी भी है, ये लोग भी सालों से दवाइयाँ ले रहे हैं, उनकी बीमारी कोई जा नहीं रही। किसी की भी दवाइयाँ लेकर बीमारी कभी जाती नहीं है, उल्टा आपके शरीर को उस दवाई की आदत पड़ जाती है, और आपके डोज बढ़ाते रहने पड़ते हैं जब तक कि उसके साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं।
पिछले 1.5 साल से मैंने कोई दवाई नहीं खाई, जबकि डॉक्टरों ने साफ बताया था कि पूरी ज़िंदगी दवाई और ऑपरेशन चालू ही रहेंगे। अभी भी मेरे शरीर में वो बीमारी है, अगर आप मेरा ब्लड टेस्ट ले तो बीमारी है, लेकिन जो बीमारी की असर है उसको मैंने ख़त्म कर दिया है। और अब मैंने एक 40,000 किलोमीटर चलने का प्रण लिया है, तो आप जो पृथ्वी की परिधि है। किस चीज़ पे चल रहे हैं? मतलब मैसेज जो मेरा है, मेरा संदेश है, मैं लोगों को यही दे रहा। पहले तो मैं हर गांव में जहाँ से भी गुजरता हूँ। बड़ौदा से जो कुरुक्षेत्र पहुँचे हैं जी, आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, साइकिल पे चल रहे हैं? पैदल चल रहा हूँ। पैदल चल रहे हैं। हाँ जी, तो मेरा आप बड़ौदा से कुरुक्षेत्र आज कितने दिन में पहुँचे? मैं 15 जून को चला था, तो कुछ 35-37 दिन लगे मुझे कुरुक्षेत्र तक पहुँचने में। मैं 3 दिन उदयपुर रुका, 1 दिन करनाल रुका और आज 1 दिन मैं कुरुक्षेत्र में भी रुक रहा हूँ। बाकी मैं तकरीबन हर दिन चला हूँ। क्या जब आप कहीं पहुँच रहे हैं तो कोई संस्था या कोई क्लब आपको रिसीव कर रहा है? मुझे लोगों का बहुत सपोर्ट मिला, खास करके फेसबुक से मेरे काफ़ी लोग कांटेक्ट में आए। और फिर राजस्थान में कुछ शहरों में मुझे लायंस क्लब ने बहुत सहारा दिया, बहुत मित्रता दिखाई, दया भाव। और जब मैं हरियाणा में आया तो जूनियर चेंबर्स इंटरनेशनल जो है JCI, उन्होंने मुझे रिसीव किया। कई शहरों में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आज मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे साथ डब्बू भैया है, विवेक भारद्वाज सर, वो JCI से जुड़े हुए हैं। मुझे बड़ौदा में हिमाद्री सिन्हा है जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ट्रेनर है, उनसे मेरा संपर्क हुआ फेसबुक के थ्रू। सो हाँ, मेरा लायंस क्लब ने और JCI ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कहीं ना कहीं पे। फेसबुक पे या ट्विटर पे आपका अकाउंट भी है? जी सर। किस नाम से है? जी, फेसबुक पे मेरा अकाउंट है FB योगेन, FBYOGEN। और इंस्टाग्राम पे मैं जिस भी गांव में जाता हूँ वहाँ मैं गांव वालों के इंटरव्यू लेता हूँ कि गांव में बीमारियाँ क्यों कम है, कोरोना, कैंसर, ये सब गांव में क्यों कम है। तो वो लोग समझाते हैं कि वो लोग खुले, मतलब वो काफ़ी बातें बताते हैं। वो गांव वालों के जो इंटरव्यू है वो सारे मैंने अपने इंस्टाग्राम पे लगाए हुए हैं। IGYOGEN, IG योगेन के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है। मेरी सबसे प्रार्थना है कि सब वहाँ जाए और देखे कि क्यों गाँव में कोरोना नहीं है और शहर में क्यों कोरोना है। बड़े बुजुर्ग ने जिस तरह से बताया उससे अच्छा मैं नहीं बता पाऊंगा। आप प्लीज़ वहीं पे जाकर देखें। और आपको अगर किसी को भी कोई तकलीफ है, डायबिटीज़ है, डिप्रेशन है या ऐसी कोई भी बीमारी है जिसमें आप 1 हफ्ते से ज़्यादा दवाई ले रहे हैं, तो मेरा फ़ोन नंबर है 9913737810 991-3737-810। मेरा निसंकोच संपर्क करें। अगर मैं धूप में चल रहा हूं तो मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि चलते चलते बात नहीं हो पाती, लेकिन अगर आप मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देंगे तो मैं मेरा वादा है आपसे कि मैं आपको फ़ोन ज़रूर करूंगा। और मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे एक मौका दें आपकी सेवा करने का। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आपको मदद करने का, अपने देश और पृथ्वी को मदद करने का मौका चाहिए। मुझे कुछ पैसे किसी से नहीं चाहिए। लोगों को मेरा यही संदेश है कि सादा खाएं, पसीना बहाएं और थोड़ा बहुत दया भाव रखें, चाहे जानवरों के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति या इंसानों के प्रति। आपको कोई बीमारी ज़्यादा समय तक सता नहीं पाएगी। जो 40,000 किलोमीटर आपने पैदल चलना है, कितने दिन का टारगेट है आपका? सर, अगर मैं रोज़ 25 किलोमीटर चलता रहूँगा तो 5 साल के अंदर हो जाएगा। और अगर मैं रोज़ 30 किलोमीटर चलूँगा, जो अभी मेरी एवरेज रोज़ की 30 किलोमीटर की हो रही है, तो 3 साल और 9 महीने में हो जाएगा। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत मुझे कामकाज भी देखना पड़ेगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि 5 या 6 साल से ज़्यादा लगने चाहिए। तो जब आप पैदल यात्रा करते हैं, रात को रुकते कैसे हैं, खाना वगैरह आपका? जैसे मैं राजस्थान में था तो मैं सुबह 5 बजे जब चलना शुरू करता हूँ तो कुछ खाना नहीं मिलता, कहीं पे कुछ मिल गया, दूध या ऐसा कुछ तो ठीक है, वरना मैं चलता रहता हूँ। और दोपहर को बहुत धूप होती है, इसलिए खाना खाएंगे तो बीमारी पड़ेंगे, इसलिए मैं सिर्फ रात को 1 टाइम खाता हूँ। मैं 10-1 घंटा चलता हूँ और 1 टाइम खाना खाता हूँ। हरियाणा में आने के बाद ऑफकोर्स एक तो बारिश शुरू हो गई, दूसरा यहाँ पे काफ़ी हरियाली है, इसलिए हरियाणा में अब मैं 2 या 3 टाइम खा पा रहा हूँ। लेकिन और रुकने की बात कहे तो महादेव के मंदिर हर जगह है, गुरुद्वारे हैं, ढाबे हैं, कुछ नहीं तो पेड़ की छांव तो हर जगह मिल ही जाती है। कई जगहों पे मुझे जब शहरों में मैं होता हूँ तो शहरों में लोग अपने बंगलों में, अपने होटलों में, मुझे अपनी धर्मशालाओं में स्थान देते हैं। जब मैं गांव में होता हूँ तो कहीं ना कहीं कोई चारपाई या कहीं ना कोई सड़क मिल ही जाती है। सोने के लिए बहुत थोड़ी जगह चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो आज की तारीख में नशे के आदी हैं, जो नशे के बिना रह नहीं सकते?
उन्हें पहले भी तो जी हाँ, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हर चीज़ में कुछ पॉजिटिव सोचें। अगर आप नशा कर रहे हैं तो आपको किसी चीज़ की तलाश है, शायद आपको शांति चाहिए, शायद आपको खुशी चाहिए, आपको कुछ चाहिए जो आप नशे के माध्यम से ले रहे हैं। और बस यही समझना है, और जो आपको नशे से मिल रहा है वहीं आपको मेडिटेशन से या म्यूज़िक से भी मिल सकता है। फ़र्क इतना है कि आप मेडिटेशन से अगर शांति और खुशहाली पाने की कोशिश करेंगे तो आपको स्वस्थता मिलेगी और दूसरों को प्रोत्साहन मिलेगा। आप वहीं खुशी, वहीं शांति अगर आप नशीली पदार्थों से लेने की कोशिश करेंगे तो आपको और आपके समाज को और पर्यावरण को सबको हानि पहुंचेगी। सो हिम्मत रखें, पहले तो खुद को बुरा ना समझे। जो भी नशा कर रहा है कोई बुरा नहीं है, क्योंकि भगवान से कोई गलती नहीं होती है। हम सब भगवान की बनाई हुई दुनिया में भगवान के ही बनाए हुए खिलौने हैं। इसलिए निराश ना हो, ये समझे कि आपको किसी चीज़ की तलाश है जिसके कारण आप नशा कर रहे हैं। या तो कोई डिप्रेशन करते हैं, इवन कोई आत्महत्या करते हैं। हर एक, चाहे कोई नशा कर रहा है या आत्महत्या कर रहा है, उसे या तो खुशी चाहिए या तो शांति चाहिए। और वो खुशी या शांति आपको पसीना बहाकर, वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग करके, योग प्राणायाम करके या दूसरों की सेवा करके वहीं शांति और खुशी मिल सकती है। फ़र्क इतना है कि उसमें दूसरों का और पर्यावरण का और आपका सबका भला होगा। सबसे मेरी बस यही प्रार्थना है कि अपना, समाज का और पर्यावरण का अच्छा सोचें, सादा खाएं, हो सके उतना पसीना बहाएं और मन में दया भाव रखें। बस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे साथ आज